हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का महत्तमान क्या होता है, आवर्तकाल उसका क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है। इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं महत्तमान किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कल कि इसका महत्तमान या धारा का हो या फिर वोल्टता को, इसके महत्तमान को V0 या I0 से डिनोट करते हैं। तो महत्तमान होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो स्थितियों में परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है। इसे ही क्या कहते हैं? इस अधिकतम मान को ही प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो स्थितियों में परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है। इसे ही प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान कहते हैं। आपने देखा था जब हमने ज्यावक्र खींचा था तो वहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान ज्ञात हुआ था। यानी ये जो यहाँ पर प्राप्त हुआ था V0 को ही प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान कहा जाता है। और हम लोगों ने देखा था यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का मान I0 प्राप्त हुआ था। I0 को प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान कहा जाता है। इसके समीकरण होते हैं वोल्टता तथा धारा के, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I0। धारा के लिए होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इस तरीके हम लोग आवर्तकाल को क्या डिफाइन करेंगे। आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है? जितने समय में चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली एक चक्कर पूरा करती है उसे ही उसका आवर्तकाल कहते हैं। यानी जब यहाँ मूल बिंदु से जब वोल्टता का समीकरण हम लोग खींचते हैं या धारा का समीकरण खींचते हैं तो यहाँ से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। एक चक्कर में पूरा करने में लगे समय को ही क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है T बराबर 2π/ओमेगा। T बराबर 2π/ओमेगा। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक इसका आवर्तकाल का सेकंड होता है। ओके, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं आवृत्ति किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूरा करती है उसे ही उसकी आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूरा करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यावर्ती आवृत्ति को F से प्रदर्शिित करते हैं। इंग्लिश में आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसे स्मॉल लेटर F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर किसके होता है? 1/T के होता है। चूँकि आपने अभी देखा T बराबर 2π/ओमेगा है। T बराबर 2π/ओमेगा, तो T बराबर 2π/ओमेगा यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा यहाँ नीचे से पलट के ऊपर आ जाएगा। ओमेगा यहाँ नीचे से पलट के कहाँ? ऊपर चला जाएगा। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं T बराबर कितना है? 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। ओमेगा नीचे से पलट के यहाँ पे रखेंगे जब वैल्यू, हम नीचे वाला वैल्यू पलट के ऊपर जाएगा। यानी आ जाएगा कितना? F बराबर ओमेगा/2π। ये आवृत्ति का अगर जो बात किया जाए कि आवृत्ति का मात्रक बताओ क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है या फिर रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज या रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होता है। आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता एक सेकंड में जितने चक्र पूरा करती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूरा करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे F से डिनोट करते हैं। इस तरीके हम लोग बात करते हैं कला क्या होता है, फेज किसे कहते हैं। हम लोग देख लेते हैं फेज किसे कहते हैं। तो फेज क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तथा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी के समीकरण में साइन का जो कोणांक होता है, साइन का कोणांक यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर भी साइन का कोणांक क्या है? ओमेगा टी है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण में साइन के कोणांक को कला कहते हैं। कला को इंग्लिश में फेज बोलते हैं। कला को समय या कोण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो याद रहेगा
प्रत्यावर्ती वोल्टता के समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी के समीकरण में साइन के कोणांक को कला कहते हैं, इसे ओमेगा टी यहाँ पर जो है इसे क्या बोलते हैं, कला कहते हैं। कला को यहाँ पर कला जो है उसको समय या कोण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वोल्टता तथा धारा में कलांतर क्या होता है। वोल्टता तथा धारा का कलांतर क्या होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण आपको पता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी तथा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अगर इनके दोनों के बीच कलांतर फाई है, इन दोनों के बीच अगर जो कलांतर यानी कोणों का अंतर कितना है, फाई है, दोनों के कोणों का अंतर फाई है, तब यहाँ पर इसको आप क्या पढ़ेंगे, I तथा V को आप पढ़ेंगे क्या, आप देखेंगे इसको अगर जो समीकरण दिए जाएं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ पर इसको आप बताएंगे यहाँ पर धारा वोल्टता से फाई अग्रगामी है। यहाँ पर धारा वोल्टता से फाई कितना है, अग्रगामी है। धारा वोल्टता से फाई अग्रगामी है। अगर जो इसको आप दूसरी तरीके से कहना चाहें तो इसको आप बोल सकते हैं, अगर वोल्टता का नाम पहले लेंगे तो आप बताएंगे यहाँ वोल्टता धारा से फाई पश्चगामी है। ओके, याद रहेगा। अब याद रखना, अगर यहाँ पर दिया जाए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो आप बताएंगे यहाँ पर धारा वोल्टता से फाई अग्रगामी है। इसके लिए ग्राफ क्या होगा, इसके लिए देखो ये वाला जो आपका ग्राफ है ये वोल्टता के समीकरण को डिनोट करेगा, और ये वाला जो ग्राफ है जो अग्रगामी है, धारा जो कि अग्रगामी है, तो यहाँ पर ये वाला जो अग्रगामी है तो ये मूल बिंदु से नहीं स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव वाले दिशा से YH की धनात्मक दिशा से थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। ये यहाँ पर ये I नॉट, ये वाला जो धारा वाली यानी जो लाइन है, थोड़ा धारा वाला जो वक्र है ये थोड़ा ऊपर से शुरू होगा YH की धनात्मक दिशा से। जब अग्रगामी की स्थिति होगी तब ऊपर से शुरू होगा, जब पश्चगामी की स्थिति होगी तो यह नीचे से शुरू होता है। ओके, यानी YH की ऋणात्मक दिशा से शुरू होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आप यहाँ पर पश्चगामी वाली स्थिति देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टता का समीकरण है, या फिर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये धारा का समीकरण है। तो इसके लिए ग्राफ आपका नीचे वाला बनेगा, ये B वाला ग्राफ बनेगा इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे वोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए आप क्या बताएंगे, यहाँ धारा वोल्टता से कला में फाई पश्चगामी है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो धारा वाला समीकरण है वहाँ पर फाई घटाया जा रहा है, इसके कोणांक में फाई को क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ धारा वोल्टता से कला में फाई पश्चगामी है, इसके लिए ग्राफ आपका नीचे वाला बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं महत्तम मान क्या होता है। महत्तम मान तो बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है। अगर जो आपसे पूछा जाए बताएं प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है, तो याद रखना प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे, वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, ये परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के एक पूर्ण चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता के एक पूर्ण चक्र के लिए वोल्टता के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। याद रहेगा। अब बताएंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग के औसत मान, क्या बताएंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को
वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, VRMS कहते हैं। ओके, प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं। VRMS बराबर होता है √V बार स्क्वायर, V स्क्वायर बार। ओके, अब इसके बाद एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान के हमें सूत्र का निगमन करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पूर्ण चक्र के लिए V स्क्वायर का औसत मान, इसका हमें निगमन करना है। यानी V स्क्वायर का औसत मान का निगमन करना है। यानी V स्क्वायर का औसत मान हम लोग V स्क्वायर का औसत मान, औसत अगर किसी भी वैल्यू निकालना होता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। V स्क्वायर का औसत मान निकालना है तो V स्क्वायर बार बराबर कितना आएगा देखेंगे। देखो, एक पूर्ण चक्र के लिए आपको निकालना है तो एक पूर्ण चक्र में कितना समय लगता है। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ तक पहुँचने में t समय लगता है। यानी एक पूर्ण चक्र में लगे समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक पूर्ण समय में लगा समय कितना होता है, t समय होता है, कैपिटल T, इसे ही आवर्तकाल बोलते हैं। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपको लास्ट पॉइंट तक जाने में कितना समय लगता है, t, उसे ही हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। अब यानी कुल समय कितना लगेगा, 0 to t। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट इसका कैपिटल T हो जाएगा। अब यहाँ पर V स्क्वायर बार लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी RHS में भी V स्क्वायर लिख सकते हो। चूँकि हमें समाकलन लेना है इसका तो सूक्ष्म समयांतराल को ले लेते हैं dt। अगर यहाँ पर समय dt लिया है तो कुल समय हमें पता है कितना है, t है, तो उससे हम लोग भाग कर देते हैं। भाग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कैपिटल T कुल समय से हम भाग कर लेंगे। और इंटीग्रेशन जब इसका मैंने लिया ही है समय का तो यहाँ पर कुल समय निकल जाएगा तो समय से समय कट जाएगा, यानी V स्क्वायर बार बराबर V स्क्वायर बार हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे, क्योंकि V बराबर आप सभी ने पढ़ा है, V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तथा कैपिटल T बराबर होता है 2π/T। कैपिटल T बराबर होता है 2π/T। अब हम लोग यहाँ पर चलो सारी ये सभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0 to t। V का मान यहाँ पर देखेंगे आप, V0 साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपान, यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल T दिया हुआ है तो कैपिटल T का मान 2π/ओमेगा है। कैपिटल T का मान 2π/ओमेगा है तो 2π/ओमेगा, और dt लिखा हुआ है आगे तो आगे लिख दिया dt। अब इसके बाद कैपिटल T का मान चूँकि हम यहाँ पर रख रहे हैं 2π/ओमेगा तो यहाँ पर भी रख लेते हैं 2π/ओमेगा। अब इसके बाद 2π/ओमेगा कॉन्स्टेंट है, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर देखो जिसके साथ t लिखा हुआ है केवल वही मेन फंक्शन है, समाकलन केवल उसी का होगा, बाकी सभी कांस्टेंट वैल्यू हैं, इन सबको हम लोग बाहर रख लेते हैं। यानी आएगा यहाँ से कितना, ओमेगा, देखो ओमेगा नीचे है, सबसे नीचे है तो पलट के सबसे ऊपर आ जाएगा, यानी ω/2π। V0 स्क्वायर है तो V0 स्क्वायर को बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन 0 to 2π/ओमेगा, 0 to 2π/ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। अब इसके बाद आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो समाकलन होता नहीं। यहाँ से आपको मैंने बात बताया था, जब कभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कास स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा होता है तो कास 2 थीटा का वहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर कास 2 थीटा का फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कास, मैंने बताया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो समाकलन होता नहीं, इसलिए आपको कास 2 थीटा का फार्मूला यहाँ लगाना होगा। तो कास 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 कास स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यहाँ पर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगेगा, यानी कास 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ से मान निकालोगे तो आएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 -
cos 2 थीटा अपान 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें तो ज्ञात करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान, तो थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी रख लेते हैं। थीटा की जगह क्या रखेंगे? ओमेगा टी। ओमेगा टी अगर जो हम पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कास ओमेगा टी। थीटा की जगह रखना है तो 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, इस प्रकार आएगा v बार स्क्वायर बराबर ओमेगा अपान 2 पाई वी नॉट स्क्वायर, और ये वाला जो बाई 2 है इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी हो जाएगा। 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी हो जाएगा, इंटू डी टी है तो डी टी कर दिया। लिमिट 0 टू 2 पाई बटे ओमेगा है तो 2 पाई पान ओमेगा कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा? ओमेगा पान 2 पाई वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बटे ओमेगा। अच्छा, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? 1 का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष टी हो जाएगा, माइनस कास 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कास 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? कास 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा। यहाँ पर टी के साथ जितना गुणा में लिखा होता है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? भाग में लिख लेते हैं। और लिमिट यहाँ पर 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा है तो 2 पाई अपान ओमेगा कर दिया। अब इसके बाद इसको हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा? ओमेगा अपान 2 पाई वी नॉट स्क्वायर बाई 2। लिमिट यहाँ पे रखोगे तो 2 पाई, देखो टी की जगह रखेंगे 2 पाई बटे ओमेगा तो 2 पाई अपान ओमेगा, माइनस यहाँ पे हम टी की जगह रखेंगे अगर जो 2 पाई अपान ओमेगा तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, यहाँ पर 4 पाई बचेगा। तो साइन में मैंने बताया था 0 का मान 0 होता है, 180 का भी 0 होता है, 360 का भी 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसका मान 0 आ जाएगा। और जब 0 लिमिट रखेंगे तो दोनों जगह साइन 0 का मान भी 0 होता है तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से ओमेगा अपान 2 पाई इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई बटे ओमेगा में से 0 घटाओ तो 2 पाई अपान ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यानी कितना आया? वी नॉट स्क्वायर बाई 2 आया। किसका मान? वी बार स्क्वायर का मान आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई 2। हमें निकालना है वी आर एम एस का मान। वी आर एम एस क्या होता है? वोल्टता के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को वी आर एम एस कहते हैं। अतः वी आर एम एस बराबर हो जाएगा यहाँ से इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। वी आर एम एस बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे निकालेंगे वी आर एम एस बराबर आएगा, अंडर रूट इसका ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो यानी अंडर रूट वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर वी नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब वी नॉट स्क्वायर बाई 2 या फिर इसको आप लिखोगे वी आर एम एस बराबर वी नॉट स्क्वायर का वर्गमूल वी नॉट बचेगा यहाँ पे अपान √2 इसको लिख सकते हो। यानी वी आर एम एस बराबर कितना आया? वी आर एम एस बराबर यहाँ से प्राप्त हुआ वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपान √2, यानी वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र क्या होता है? वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपान √2। √2 से अगर हम लोग भाग करेंगे, यहाँ पे √2 से अगर जो भाग करेंगे तो 0, एक इसमें पूछा भी जाता है वी आर एम एस का मान कितना यहाँ से प्राप्त होगा, तो वी आर एम एस का रूट यानी √2 से 1 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 में √2 का भाग करेंगे तो वी आर एम एस बराबर कितना आएगा? 0.707 वी नॉट प्राप्त होगा। तो इसका एक और फार्मूला निकल आएगा वी आर एम एस बराबर
0.0707 वी नाट। तो इसका दूसरा एक और फार्मूला निकल आएगा वी आर एम एस बराबर 0.70707 वी नाट। तो इस तरीके से हम लोग धारा का भी मान इसमें निकाल सकते हैं। धारा का सेम यही प्रोसेस है उसका भी निकालने का। धारा के लिए फार्मूला क्या निकल के आएगा, इसी प्रकार आप ध्यान रखना, धारा का भी फार्मूला निकाल सकते हो। इसी प्रकार धारा का फार्मूला क्या आएगा, IRMS बराबर I नाट अपान √2 इज इक्वल टू, भाग करेंगे √2 से, अगर जो √2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.707 I नाट। ये धारा का फार्मूला हो जाएगा। IRMS बराबर I नाट अपान √2, IRMS बराबर I नाट अपान √2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.707 I नाट। ये धारा का भी फार्मूला निकल आएगा। यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, IRMS बराबर I नाट अपान √2 0.707 I नाट। सेम यही प्रोसेस है उसका भी निकालने का। अगर प्रोग्रेशन करना है तो आपको सेम ऐसे ही करना है, बस केवल यहाँ पर क्या करना है, आई यहाँ पर दिया हुआ है V बराबर V नाट साइन ओमेगा टी, वहाँ पर I बराबर I नाट साइन ओमेगा टी का फार्मूला आपको लेकर सॉल्व करना होगा। अगर जो आपसे पूछा है कि आपके घरों में कितने वोल्ट का यानी कितने वोल्टेज का धारा प्रवाहित होता है, तो 220 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यानी आपके घरों में सप्लाई कितने वोल्टेज की होती है, तो 220 वोल्ट की होती है। ओके, तो आगे के लेक्चर में हम इसी तरीके आगे जो इसकी परिभाषाएं होंगी या फिर डेरिवेशन होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।